जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई एग्जाम 23 फरवरी के आज शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस लेकर आपके बीच में आया हूं। 210 प्लस प्रश्न, मतलब जो प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित स्टैटिक जीके लगातार पूछ रहा है दोस्तों, रिपीट कर रहा है। उन्हीं से संबंधित स्टैटिक जीके पूरा कवर करवाऊंगा, जो कि आपको दिया गया जितना भी क्लासेस था उनसे लगातार प्रश्न आ रहा। कल की क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया दोस्तों, इसके लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगे। तो आज के प्रश्न दोस्तों बहुत स्पेशल एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं और स्पेशल तरीके से एनालिसिस करवाऊंगा और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आज की क्लास में खास। और कुछ इस तरह से देखिए, पूरा प्रश्न आपके लिए स्पेशल तरीके से, जो आपका मोटिवेशन दोस्तों, जब आपका सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट में जय हिंद मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे कंटेंट बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि आपके लिए क्या बनाऊं कि आपकी परीक्षा में पूरी मदद मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम दोस्तों अनावश्यक वीडियो और कंटेंट दिखाकर आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए वीडियो शुरू करने से पहले कि आज की क्लास और वीडियो में क्या है खास, आज क्या मैं आपको देने वाला हूं। थोड़ा सा समय दे करके आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा डिटेल देखिए। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी यानी आज जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक प्राप्त सभी मेमोरी बेस्ड प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमेशा देते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फुल एनालिसिस सबसे अलग तरीके से पहले मैं आपको इस वीडियो में यह काम करवाऊंगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जान लीजिए, सबसे पहला ये काम। सेकंड नंबर पे 22 फरवरी को छूटे हुए या वीडियो अपलोड होने के बाद भी दोस्तों कुछ प्रश्न प्राप्त होते हैं, बाद प्राप्त प्रश्नों की एनालिसिस आपको दूंगा इस वीडियो में। इसका तीसरा काम मैंने जो इस बार नया ऐड किया है, 22 फरवरी का जो आपको वीडियो मिला है, 22 फरवरी जो कल की क्लास मिली है, आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप जाकर के फिर से देख लीजिए। उसका क्विक रिवीजन भी आपको लास्ट में मैं मात्र 2 मिनट में पूरे जो है प्रश्नों का क्विक रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो को। बहुत कीमती समय है दोस्तों, जो भी कंटेंट या वीडियो कुछ भी देखिए, कहीं पर भी मैं नहीं कहता हूं कि आप केवल मेरे क्लासेस ही लीजिए, आप कुछ भी देखिए बहुत सोच समझ कर कि कहाँ क्या है। केवल थंबनेल देख करके जाने का मतलब कि हो जाता है कि हमें एक ऐसी चीजें पता चले वहां मिले जो हमें जिसकी जरूरत ही ना हो। यहां पर आपको एक्चुअल चीजें, स्टैटिक जीके भर भर के आ रहा है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जान बन गया स्टैटिक जीके। पहले इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड बोला, लोग जनरल एप्टीट्यूड को गणित जैसा, रीजनिंग जैसा मानने लगे। हम तो शुरू से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के साथ साथ और भी तमाम सामान्य ज्ञान की चीजों का मिश्रण है। किसी नए अधिकारी ने थोड़ा सा जो है शब्द को बदल क्या दिया कि लोग एकदम भ्रमित हो गए। और कुछ लोग तो दोस्तों मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, फोन मैसेजेस कर रहे हैं, सर मैंने जीएस नहीं पढ़ा, सर मैं क्या करूं, मैंने तो जीएस पढ़ा ही नहीं, मेरा क्या होगा। ये स्थिति आ गई है केवल सिलेबस की वजह से, गुमराह होने की वजह से। लेकिन मैं शुरू से ही आपको जीएस की क्लासेस और जीएस के बारे में बोल रहा हूं कि जीएस आएगा। गांधी जी जब 2015 में भारत आए तो उनकी उम्र क्या थी? अब देखिए कहां से खोज कर प्रश्न लाए। 12 साल की मतलब उम्र क्या थी? अब ये तो एकदम नया ही बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 12 साल बाद, अब मैं भी थोड़ा डेटा इनसे भी थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ के निकाला हूं। 12 साल बाद माने 12 साल तक बाहर रहे बाद, जब गांधी जी ने जो है 9 जनवरी 2015 को जब अरबिया जहाज से, ध्यान दीजिए कौन सा जहाज, अरबिया जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह को छुआ, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र 45 साल थी। फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या है, 12 साल बाद लौटे, 9 जनवरी 1915 को लौटे। डेट पूछे, जहाज का अरबिया जहाज, किस बंदरगाह पे? अपोलो बंदरगाह पे। अपोलो बंदरगाह पे उस समय सामान्य भारतीयों को उतरने की अनुमति नहीं थी दोस्तों, बहुत विशेष लोगों को इस पे आने की अनुमति थी। तो गांधी जी तो ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बड़े वकील, एडवोकेट और लॉयर, बैरिस्टर रहे हैं। तो उसके बारे में उस दिन का इतिहास भी देखिए, दैनिक भास्कर की कटिंग लगाया हूं क्योंकि परीक्षा वाला आजकल ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। खबरों में क्या है उन्हीं से जीएस बना रहा है। साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे गांधी जी 9 जनवरी 1915, जो मैंने बताया। 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, ये भी ध्यान दीजिए कब गए थे, 1893 में। 21 साल बाद जो है लौटे थे, मतलब बीच में इनका आना जाना हुआ। उसके बाद 12 साल बाद जो है 9 जनवरी को जो आते हैं वह डेट होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बीच में कई शिफ्ट में आए गए, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। इसी लगे हाथ इनके सारे आंदोलन को आप देख लीजिए कि जितने भी आंदोलन हैं उनको एक बार आप जो है
पूरा रिवाइज कर लीजिए। पहला जो है चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में, आप देखते हैं नील खेती वाला, तिनकठिया प्रथा को लेकर के जो राजकुमार ने इनको बुलाया 1917 में, जहां से इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया गांधी का मूवमेंट और अंग्रेजों की वाट लगाने वाला काम शुरू। फिर खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया 1918 में। फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो काला कानून होता है दोस्तों, बिना अपील बिना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट, इसके विरुद्ध में 1919 में इन्होंने जो है काम किया। असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो सबसे बड़ा इनका आंदोलन रहा 1920 में। यह भी देखते हैं चौरी चौरा की घटना के बाद इन्होंने इसको स्थगित कर दिया। नमक सत्याग्रह, ये भी अब जान लीजिए कि दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह, साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके जो है ये नमक सत्य को कानून को तोड़ते हैं 1930 में। दलित आंदोलन, बाद की राजनीति में जब अंबेडकर से इनकी मुलाकात हुई, अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों की समस्याओं को जब इन्हें बताया तो इन्होंने दलित की प्रॉब्लम को, छुआछूत को, इन सब पर भी ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद उस पर भी दलित आंदोलन चलाने का काम शुरू कर दिया 1934 से। हरिजन सभा वगैरह तमाम चीजें इन्होंने अपना स्थापना वगैरह किया। फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, ये भी इनका बहुत बड़ा आंदोलन है। यहां से प्रश्न बनते हैं 1942 में, सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो सारे आंदोलन एक साथ दोस्तों कब आए थे कब गए, 1800, यहां देखिए, यहां पर आप जो है, अगर ये अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे दोस्तों। आए कब, 1915 में। यह 21 साल बाद वाला और 12 साल बाद में आप कंफ्यूज ना होइएगा, यह डेट है, इससे बहुत अगर स्पेशल प्रश्न नहीं आएगा, अगर आता है एग्जैक्ट है तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। खैर, इसको ध्यान दें। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो इस पर आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल जो है कब से कब तक था। पूरे जितने भी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सारे वंश को एक साथ कवर करवा दूंगा दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो में। प्रश्न क्या आया था वो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि खिलजी वंश के शासन से संबंधित कोई बात आई थी। एग्जैक्ट प्रश्न आप जानते हैं, किसी को नहीं मिला, लेकिन दिल्ली सल्तनत का इतिहास मात्र 1 सेकंड में आपको आपकी मुट्ठी में होगा, ध्यान दीजिए। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। कब तक दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1290। थोड़ा सा इसको आप 1-2 बार अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। 1290 से 1320 तक, ध्यान दीजिए, तक शासन किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने बार बार सुना होगा। 1296 से 1316 तक जो है यह राज्य किया, सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का जो है 1206 से लेकर के 1526 यानी बाबर के आने तक का इतिहास क्या है। 1206 वगैरह में जब आपका गौरी वगैरह आक्रमण करते हैं और गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। आप देखते हैं मूवी भी जो है बनी हुई है, आप कौन सा जो है हमें तो अभी याद नहीं आ रही है, जो है उसको आप देखिएगा। इस पर एक मूवी अभी हाल ही में आई, आपको याद रही तो कमेंट करिए, जो अक्षय कुमार की मूवी है, पृथ्वीराज मूवी है, उसमें जो है कैसे होता है वो सारी चीजें हैं। खैर, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैल गया। यह ध्यान दीजिए, कौन सा युद्ध दोस्तों, अगर पूछे कि मुस्लिम शासकों का जो है साम्राज्य कब फैला, चंदावर के युद्ध में। इसके बाद आप समझिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्रम सजाने के लिए भी प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए। एक ट्रिक भी होता है, कई बार आप पढ़े होंगे, कई बहुत फेमस ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गु से गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो खैर वो ट्रिक की बात है, तमाम जगह आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट है दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भर्ती परीक्षा रुकेगी नहीं, बस आप जीएस की हमारी सारी वीडियोस देख डालिए और मैं वादा करता हूं कि इनसे आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी स्टैटिक जीके की आपके पास जो भी बुक्स वगैरह छोटी मोटी पढ़ी हो, आप उनको रिवाइज कर जाइए। टोटल एक बार जो है नजर घुमा कर देख लीजिए, वहीं से प्रश्न आएंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, एकदम घबराइए मत परीक्षा से। गुलाम वंश 1206 से 1229, सारे वंश एक साथ करवाओ। गुलाम वंश 1206 से 1229, कुतुबी वंश भी इसको कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो गौरी का गुलाम था, वह जो है 1206 से 1210 तक शासन किया, इसको ध्यान रखिए। फिर आराम शाह आए, फिर शामजी वंश इसमें आया जो है, इल्तुतमिश वगैरह, तो ये आगे है। खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खिलजी वंश 1290 में खत्म होते हैं, तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहता है। कौन सा रहता है दोस्तों, खिलजी वंश रहता है, जिसका आज प्रश्न जो है पूछा हुआ था, खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन 1296 से 1316, सिहाबुद्दीन उमर जो है 1316 में जो है 35 दिन तक शासन
अरे ये ध्यान दीजिए, तुगलक वंश में वही बात है, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 1320 में इनका खात्मा होता है। ध्यान दीजिए, यही जोड़ते जाइए कड़ी दोस्तों, एक कड़ी जोड़ते जाएंगे तो आपको मिलती जाएगी। 1320 में जब ये खत्म होते हैं तो 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश रहता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका संस्थापक है। ध्यान दीजिए, तुगलक वंश। ये भी पूछता है कभी कभी कि गुलाम वंश कौन सा प्रथम शासक, तो प्रथम शासक तो आप याद ही रखिएगा, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद 1320 से 1335 तक रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही फेमस शासक है, इसके बारे में तो कई बार परीक्षा में पूछा है। 1325 से 1351 तक जो है फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 तक, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर सैयद वंश जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो रोक करके सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा पूरा जो इस पे लिखा हुआ हूँ। 1414 से 1451 तक, क्योंकि 1414 तक तो ये चलते हैं, कड़ी जोड़िए यहीं पर। खिज्र खान सैयद इसके संस्थापक रहते हैं। फिर मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोदी वंश जो है अंतिम सल्तनत वंश। इसके बाद जो बाबर का आक्रमण होता है तो मुगल वंश आ जाता है, ये ध्यान देंगे। 1451 से लेकर के 1526 तक जो है ये जो है बाबर, इसके बाद बाबर आ जाता है 1526 में, आप जानते हैं। बहलोल लोदी 1451 से 1449, सिकंदर लोदी 1449 से 1517, इब्राहिम लोदी जिसका बाबर के साथ युद्ध होता है और यह पराजित होता है, उसके बाद मुगल सत्ता फैल जाती है, ध्यान रखेंगे। मैं पूरा जो है लिखा हुआ क्लियर करता हूं, एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए दोस्तों, याद करिए। कंटेंट खोज करके दोस्तों हमेशा स्पेशल कंटेंट, लेकिन पता नहीं क्यों जो है मेरे वीडियोस पर 5-5 हजार व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम रहते हैं। आप लोग सहयोग दीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे कंटेंट रेगुलर लाऊंगा जब तक एग्जाम है, इसके बाद मैं तुरंत एमटीएस की सीरीज शुरू हो जाएगी, जैसे ही ये होता है या इसी के साथ भी आएंगे क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन आएंगे आपके सारे एग्जाम के लिए। स्टैटिक, जीके और करंट का एकदम समझ लीजिए कि पूरा निपटारा करने वाला हूं मैं, और लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलेगा। अगला फोटो, खैर आप इसमें फोटो आ गई तो फोटो पे ध्यान दे रहे होंगे, हमारी बात पे कम, लेकिन आप फिलहाल जीएस पे ध्यान दीजिए। सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित थी? अभी तुगलक वंश, गुलाम वंश, तमाम वंश देखें, अब आ जाइए सानिया मिर्जा की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टेनिस की खिलाड़ी हैं दोस्तों, संन्यास ले ली हैं जो है, आप समझिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने कहा था कि इस साल जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन और फरवरी में दुबई ओपन खेलने के बाद वो टेनिस से अलविदा कह देंगी। अलविदा तो इन्होंने भारत से तब कह दिया जब इन्होंने पाकिस्तान में अपना कार्यक्रम कर लिया, तो उसके लिए क्या ही कहें। खैर आप लोग फिलहाल इनके ड्रेस को न देखें, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। अब प्रमुख खिलाड़ी जो अभी संन्यास लिए थे, अब उनके बारे में ध्यान दीजिए। प्रमुख खिलाड़ी जो संन्यास लिए थे उनका मैं एक बार रिवाइज करूं। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, ये भी परीक्षा में पूछा है, ध्यान दीजिए। सारे सन्यासी अभी जो हाल में मिले, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के हैं, इनका भी प्रश्न आया था। कीरोन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज टीम के पूर्व कप्तान है, कई परीक्षाओं में प्रश्न चल रहा है। मोहम्मद हाफिज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, ध्यान रखें कौन? क्रिस मॉरिस, रॉस टेलर, कीरोन पोलार्ड, मोहम्मद हाफिज, इन चारों को आप याद रखेंगे, जिसमें से क्रिस मॉरिस जो है अफ्रीका के हैं, बाकी रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं, कीरोन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, और मोहम्मद हाफिज तो जो है पाकिस्तान के हैं, इनको आप जानते ही हैं। स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। यह पूरा प्रश्न रहा। चलिए अगले प्रश्न के लिए फोटो हटाना ही पड़ेगा। पहला राज्य जिसमें F1 फार्मूला, यानी जो F1 होता है फार्मूला 1 रेसिंग होती है, रेस होने वाली है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। ऑप्शन तो मिल नहीं पाता है लेकिन प्रश्न मिलता है, तो उसी से मेरा प्रयास रहता है कि टोटल उस टॉपिक का निचोड़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फार्मूला रेस होने जा रही है। कौन सा राज्य दोस्तों? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता हूं, हैदराबाद। कब होने जा रही है? 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार, जान लीजिए। और इसके बाद अगर इंटरनेशनल फार्मूला 1 रेसिंग की बात करें तो वह जो है 9 साल पहले नोएडा में हो चुकी है, ये ध्यान रखिए। हैदराबाद की खूबसूरत और विशाल हुसैन सागर झील के किनारे जो है आम सड़क पर यह कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। इस तरह का अपने तरह का जो इवेंट है, इंटरनेशनल वाला जो हुआ था तो 9 साल पहले नोएडा में हुआ था, लेकिन अभी जो अपने तरह का जो है यह पहला होने जा रहा है हैदराबाद में, एकदम आम सड़क पर, देखिए एकदम बाहर से। और अब फार्मूला रेस के कुछ जादूगरों के बारे में आइए बताते हैं। लुइस हैमिल्टन, आप इनके बारे में बार बार सुने होंगे, मर्सिडीज के जो है ड्राइवर हैं। देश यूनाइटेड किंगडम। चैंपियन जो है कब कब जीते हैं? 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, यानी हैमिल्टन ने 12 और शुमाकर ने 10 साल में 7-7 चैंपियनशिप जीती है, ध्यान रखेंगे।
माइकल शूमाकर, बार बार ये प्रश्न बना। माइकल शूमाकर फरारी के हैं, जर्मनी के हैं। माइकल शूमाकर कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इन्होंने 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में फार्मूला रेस को जीता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इससे परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन, यात्री ट्रेन, पूरा एक साथ कंटेंट आपको मिल जाए। भारत में सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन जो है, दूरी की बात करें तो सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक तकरीबन 82 घंटे में जो है 4150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने चलाई देश की सबसे लंबी गाड़ी। अब लंबी मालगाड़ी की बात करें, ये तो दूरी थी, ये वाली जो विवेक एक्सप्रेस थी। यहां से अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न यही आया था, देखिए अब इसी की इर्द गिर्द रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद है पूरा आपको स्टैटिक तैयार करवा देना। लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी, यह ध्यान रखिए सुपर वासुकी के बारे में। मालगाड़ी है, सबसे लंबी है, 295 वैगन से 3.5 किलोमीटर लंबी है। मालगाड़ी ही 3.5 किलोमीटर है, यह ध्यान रखिए। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, जिसमें 100 डिब्बे। अब यह कौन सी है दोस्तों? यह यात्री ट्रेन है। और हमारी वाली कौन सी है? मालगाड़ी है, अभी यात्री ट्रेन पे नहीं है। तो लंबी भारत की जो है मालगाड़ी, और जो विश्व में अगर पूछे तो स्विट्जरलैंड जो है, अभी हाल ही में इन्होंने भी काम किया है। 100 डिब्बे, वह 2 किलोमीटर की लंबाई थी, जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली थी। कहाँ चली थी? आल्प्स की। परीक्षा वाला जब निचोड़ के पूछ रहा है तो निचोड़ कर याद करना पड़ेगा। रैटियन रेलवे, RHB, रैटियन रेलवे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ करके उन्होंने यह काम किया है। RHB ध्यान रखेंगे, रैटियन। एक्चुअली वहां आर के साथ एच साइलेंट होता है, रैटियन, रिया वाला, वो वाला, हाँ सही एकदम। 2023 में राजकोषीय घाटा 2022 से कितना है, इसको ध्यान दीजिए। तो राजकोषीय घाटा या बजट घाटा की बात करें दोस्तों, तो जब कमाई कम और खर्च ज्यादा हो जाए तो इसे सरकार का राजकोषीय घाटा कहते हैं। आपकी भी यही हाल है, घर से अगर पैसे कम आ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं और खर्चे जो हैं बार बार अधिकाधिक हो रहे हैं, तो भाई घाटे में ही तो मामला चलेगा। तो सरकार की भी कुछ यही हाल है। सरकार तो आजकल ज्यादा ही घाटे में चल रही है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का 5.9 रहने का अनुमान है। कितना है दोस्तों? 5.9। इससे पहले वर्ष 2022 और 23 में यह घाटा 6.4 था। यह ध्यान रखेंगे, कुछ घटा हुआ है, काम हो रहा है, तो इसको घटा करके आप अंतर तो समझ ही लेंगे। अब ये होता क्या है राजकोषीय घाटा? एक जो है ग्राफ मैंने जो है डाउनलोड करके लगाने की कोशिश किया, जिससे आपको समझ में आए। 2023 में राजकोषीय घाटा 2022 से कितना है, तो सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। देखिए कहां कहां से सरकार कमाई करती है, थोड़ा सा आपके मन में एक इमेज बन जाए। इनकम टैक्स से फायदा होता है, कर्ज जो है देती है, लोन जो देती है उस पर सरकार वसूलती है पैसा, ड्यूटीज वगैरह मिलती है सरकार को, एक्साइज ड्यूटी, कारपोरेशन टैक्स, GST, कस्टम डेट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो यहां से सरकार को जो है तमाम जो है डायरेक्ट पैसा आता है। और कहां कहां खर्च करती है, यह रुपए में, मतलब कितना रुपए सरकार कमाती है, इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और अगर एक्स्ट्रा आता है तो मतलब किसी फील्ड से ज्यादा भी पाती है। और कहां कहां खर्च करती है रुपए को, जो पेंशन के रूप में, अन्य खर्चे के रूप में, ब्याज के रूप में, कर्ज का ब्याज, सबसे ज्यादा कर्ज जो है लोन देती है और सबसे ज्यादा कर्ज का ब्याज, ये ध्यान रखिए। इसके बाद टैक्स और ड्यूटी में राज्यों की हिस्सेदारी में, फाइनेंस कमीशन और ट्रांसफर में खर्च करती है, केंद्र और योजनाओं पर होने वाला व्यय, रक्षा पर, सब्सिडी पर, केंद्र की प्रतियोजित योजनाओं पर। तो यह तो रहा खर्चा, और आमदनी और खर्चा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। खैर राजकोषीय घाटा समझाने के लिए यहां से बहुत इस तरह से प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसको याद करने की कोशिश न करिएगा, यह केवल एक आपके मन में समझ में आ जाए कि राजकोषीय घाटा क्या है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां किया गया? 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी RCAT का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कब उद्घाटन होता है दोस्तों? 20 अगस्त 2022 को। किसके जो है प्रधानमंत्री? राजीव गांधी के नाम पर। अशोक गहलोत वहां के जो CM है, वो जो है इसको करते हैं, मुख्यमंत्री साहब, CM साहब। जयपुर से में होता है, और RCAT इसका शॉर्ट नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये रहा, ये देखिए उद्घाटन की तस्वीर आपके सामने है, इसको देखिए।
अब समझिए राजस्थान का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से प्रश्न आ सकता है उस पर ध्यान देखिए। जो प्रश्न आ गया है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, भले हर जगह आप वीडियो एनालिसिस वगैरह देखते होंगे, तमाम जगह पे आप जुड़े हैं उससे ठीक है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए, जो प्रश्न आ गया उसके आने की संभावना अब मान के चलिए कि बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है मतलब कहने का, लेकिन उससे संबंधित फैक्ट या उससे संबंधित तथ्यों से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। वो भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन कम चांस है, लेकिन उससे संबंधित। अब देखिए, गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थल के रूप में उभर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहिए। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। राजस्थान में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर का दिमाग जैसी लोक अदालत जो है बनाई जा रही है, उस पर काम करने वाली लोक अदालत। राजस्थान में यूरेनियम की भी खोज की गई है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान बना 10 गीगावाट और सौर क्षमता पार करने वाला जो है पहला राज्य, ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है। राजस्थान बना यल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य। यह थे स्टैटिक के प्रश्न राजस्थान से संबंधित, पूरा आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आता है, एक आधुनिक आवर्त सारणी में 117 परमाणु क्रमांक किसका है। प्रश्न कठिन है दोस्तों, ऐसा प्रश्न मेरा मानना है कि इनसे नहीं पूछना चाहिए। आप पूछ रहे हैं तो आप जीएस के या सामान्य अध्ययन के वो प्रश्न पूछिए जो आदमी उत्तर दे पाए, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे कुल ज्ञात तत्व 118 है, यह देखिए 118वां आपका जो है ओजी दिख रहा है, और यहीं पर टेरेसाइन जो है 117वां टीएस इन्होंने पूछा था। तो अंतिम मैं भी बोलता हूँ भाई, शुरू के 1-2 और लास्ट के 1-2 तो याद ही रख लीजिए। तो उसी तरह से इन्होंने काम किया है। पहला जो है आप देखिए हाइड्रोजन और हीलियम जो है 1-2 पर पड़ा हुआ है आपका। इसके बाद आप जो है कार्बन भी पूछा था एसएससी में। आवर्त सारणी से प्रश्न पूछ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न एक बार आवर्त सारणी आपके सामने रख दूं, आप इसको देख लीजिए। अगर आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं तो जनरल साइंस का अध्ययन करता हूं और जनरल साइंस में इतना सारा डिटेल में नहीं चीजों को याद करना रहता है, केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं है तो भी आप इसको समझ लीजिए, यह शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और यह परमाणु इसका जो है क्रमांक दिया, किस क्रमांक पे कौन है। और कुल अभी तक ज्ञात 118 जो है तत्व हैं, और जिसमें धातु 91 और धातु 7 हैं, और खोज मोसले ने किया था, इसको याद रखेंगे। हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है जो है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोहा भी कहीं पर जो 26 पर देखिए आयरन है, निकिल वगैरह है, कापर है, जिंक है जो इंपॉर्टेंट है। एजी माने अर्जेंटम चांदी है, हाँ, एचजी हाइड्रोर्गाइनम जो है मरकरी है। इंपॉर्टेंट जो इस तरह से है दोस्तों, उनको आप खोज करके, प्लम्बम माने देखिए सीसा 82 नंबर पर है, इनको याद कर लेंगे जो दैनिक जीवन में यूज आने वाली चीजें हैं, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारत का प्रथम जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया। उत्तर तो हो गया त्रिपुरा। जैव गांव कहाँ बना दोस्तों? त्रिपुरा में। अब समझते हैं, त्रिपुरा में जैव गांव बना। अब इसके बाद जैव गांव परियोजना, बायो विलेज परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो है ग्रामीण समुदाय के बीच सामाजिक, आर्थिक और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना। मतलब कहने का मतलब कि गांवों का जो उत्पादन है, जो भी मतलब फसलें हैं, सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध हैं, मतलब जो भी विलेज प्रोडक्ट है जो गांव में उत्पादन हो रहा है, उन्हीं को जो है प्रमोट करना, उनकी आजीविका को बढ़ाना, तथा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर दिया भी है जो है वेलकम टू दसपरा बायो विलेज, डायरेक्टरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाना, यह जैव गांव का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। यहाँ पर जो है त्रिपुरा के सीएम साहब वगैरह लोग हैं और काम हो रहा है। आपके सामने फोटो और एक प्रतीकात्मक इमेज लगा देता हूं दोस्तों, इससे थोड़ा सा आपको चीजें याद हो जाए, मेरा मकसद मेन यही रहता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं? पूरी जानकारी विकिपीडिया से लेकर गूगल तक का आपके सामने हाजिर कर दिया हूं, आप रिवाइज कर लीजिए। तमाम जो है इनसे संबंधित पूरा प्रश्न देखिए, और कुछ अन्य खिलाड़ियों का भी मैंने दे दिया जो परीक्षा में आने वाले हैं। सूर्य कुमार अशोक यादव इनका पूरा नाम है। क्रिकेट प्रेमी तो इनको जानते हैं पूरा अच्छे से, इस समय काफी फेमस चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव या स्काई, ये भी ध्यान रखिए, स्काई के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय क्रिकेटर है जो 1 दिवसीय और T20 प्रारूपों में भारत के लिए खेलते हैं। इधर कुछ जो है विकिपीडिया का मैटर देख लीजिए। सूर्य कुमार यादव जन्म 14 सितंबर 1990, आयु 32 साल, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह पूछ सकता है।
उपनाम स्काई, बल्लेबाजी दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, पूरा टोटल आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट इनके में है तो। भूमिका बल्लेबाज की है और भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाती है आपकी। हाँ, घरेलू टीम में जो है मुंबई इंडियन, पहले मुंबई में फिर मुंबई इंडियंस हो गया, वर्तमान में जो है कोलकाता नाइट राइडर में, ये सब पूरा डेटा दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां से प्रश्न आता है, एक अवनी लेखरा का प्रश्न रन करता है कई परीक्षाओं में अलग अलग। दोस्तों आप तो केवल अपनी परीक्षा पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग जो है भर्ती परीक्षाओं का जब पेपर देखते हैं तो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछता है वही प्रश्न इधर से उधर घुमाता है, तो वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं, ताकि आपको मिले तो आपका थोड़ा काम आसान हो जाए। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटिंग से संबंधित है। निकहत जरीन अभी जो है हाल ही में जो है जीत करके आई है, विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज है, बॉक्सिंग से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यह तो आप जानते ही होंगे। 29 अगस्त, यह कई बार प्रश्न पूछा है, इवन सुपर टेट की परीक्षा एक बार मैंने दिया था तो उसमें भी सुपर टेट में भी आया था, तो वहां से प्रश्न ये बनने की संभावना। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जातिगत जनगणना किस राज्य में शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है। तो जातिगत जनगणना का पूरा प्रश्न आपके सामने, बिहार ने शुरू किया, यह हो गया उत्तर, और यह प्रश्न आया था। प्रस्ताव 18 फरवरी 2019 को, फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा में आता है, और विधान जो है परिषद में जातिगत जनगणना कराने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाता है। लेकिन 7 जनवरी, अभी हाल की बात है, ये तो प्रस्ताव की बात है, लेकिन अभी क्या होता है, खबरों में क्यों मैटर आ गया कि 7 जनवरी 2023 को फिर से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाता है जातिगत जनगणना का। बिहार से पहले राजस्थान, ये ध्यान दीजिए, बिहार तो पूछ दिया, लेकिन बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां भी जातिगत जनगणना हो चुकी है, याद रखेंगे। अब जातिगत जनगणना का भारत में इतिहास देख लीजिए लगे हाथ, वो भी पूछ सकता है कि 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति के आधार पर डेटा जुटाया जरूर गया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया, ध्यान दीजिए। अब साल 1951 से, जब से जनगणना हो रही है आजादी के बाद से, 51 से 2011 तक, माने अभी तक 11 की जनगणना हुई है, बीच में कोविड की वजह से 2021 साल गड़बड़ा गई, तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी तथा दूसरी जातियों का कोई डेटा नहीं है। तो अब हालांकि इसकी डिमांड भी हो रही है कि जातिगत जनगणना की जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात चल रही है। खैर वो तो अपना उनका राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग ऐसे नारे देते रहते हैं। आप अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है दोस्तों, और उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक में हो चुकी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान कर्नाटक याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लगाया हूं एसएससी जीडी का, देखिए लोगो भी लगाया। एसएससी जीडी में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे मैराथन क्लास में, वहां से दोस्तों ये जो है एक मास्टर वीडियो बनाया हूं लगभग 1-1.5 घंटे की, उसको आप देख लीजिएगा। पूरे एसएससी जीडी में लगभग जो है जितने भी 56-57 शिफ्ट के प्रश्न है सारे का निचोड़ दिया हूं, वहीं से प्रश्न लगाया हूं। आज आपके भी परीक्षा में आया था। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यह ध्यान दीजिए। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के तहत। अब ऑप्शन में जो रहा होगा वो सही होगा। तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा सुनाए गए फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। पुनर्विचार क्या होता है समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। आर्टिकल देखिए, जब आप किसी चीज को पूरी परिभाषा वाइज जानेंगे तो भूलेगी नहीं, केवल आर्टिकल रट लेंगे, पुनर्विचार 137, पुनर्विचार 145, भूल जाएगा। लेकिन पुनर्विचार होता क्या है? रिव्यू पिटीशन, इसको ध्यान रखिए। पुनर्विचार याचिका डाली जाती है, एक ऐसी याचिका होती है, माने एक ऐसा एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष हम देते हैं जिसमें न्यायालय के समक्ष अपने आदेश या फैसले की समीक्षा करने के लिए याचना की जाती है। यहाँ याचना होना चाहिए, की जाती है, जो वह पहले से सुना चुका है। मतलब मान के चलिए कि न्यायालय ने किसी ए व्यक्ति को दंडित कर दिया। कभी कभी आप फिल्मों में देखते होंगे कि जज साहब जैसे ही फांसी की सजा सुनाने जा रहे हैं और तब तक वो खून से लथपथ हीरो जो है गाड़ी वड़ी में लड़ते भिड़ते अपना गुंडों से छुड़ाकर न्यायालय के दरवाजे पहुंच जाता, कहता जज साहब नहीं, मैं अभी बता रहा हूं पूरी बात, होता है ना। तो वही हाल है कि ये व्यक्ति को मान लीजिए न्यायालय ने सजा सुना दी, भैया 5 साल की सजा है, आपने इनको मारा था या मर्डर किया था, हत्या किया था, 7 साल 10 साल या आजीवन कारावास की आपको सजा है। तो अब ये व्यक्ति को सुना दी जो भी साक्ष्य थे, लेकिन तब तक
जो है वकील को या लोगों को मिला जो है कोई ऐसा वीडियो एविडेंस मिल गया और उस वीडियो एविडेंस में पता चला कि अमुक जो है बी व्यक्ति जो है इसने कांड किया है, असली जो है गुनहगार है, इसके खिलाफ अच्छा सबूत है, तो याचना डाली जाएगी। अपने न्यायालय अपने सुनाए गए फैसले को, ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया तो अब तुम मरो जेल में, हम नहीं सुने, नहीं, न्यायालय अपने फैसले को पलट सकती है, बी व्यक्ति को उठा करके जेल में डालेगी और ये व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार है न्यायालय को, यह ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है और उसमें उसके स्वतंत्रता, उसके अधिकार, उसकी प्रक्रियाओं की पूरी चर्चा की गई। इसको ध्यान रखिए 124 से 147 तक कि न्यायालय स्वतंत्र है, उसके क्या अधिकार है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है। एक प्रश्न आज और आया था, कई मैसेज बाद में आया तो मैंने यहाँ डाल दिया है, 129 जो है अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। दोस्तों संविधान में मैं बस इतना बताऊंगा कि भाग 5 तक तो आप रिवाइज कर ही लीजिएगा। यहां से प्रश्न, अगर संविधान से प्रश्न बन रहा है तो 90% पॉसिबिलिटी है कि यहीं से बन रहा है। कभी मौलिक अधिकार प्रश्न आ रहा है जो है फंडामेंटल राइट, तो कभी फंडामेंटल ड्यूटी का प्रश्न आएगा, कभी न्यायालय का प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर भाग 1 से भाग 5 तक तो याद कर लीजिए, इससे आगे पीछे भी भाई होगा लेकिन 90% आपका यहाँ से काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है के फोन क्या है, आइए समझते हैं के फोन क्या है। केरल का पूरा कार्यक्रम जो के फोन हो चाहे सी स्पेस हो, पूरा आपको एक साथ दोस्तों दे दूंगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भारत में केरल का अब तक जो है पहला राज्य बना दिया जो है के फोन लॉन्च करने वाला, जो उसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। के फोन एक सर्विस है दोस्तों जो केरल राज्य की अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस, ध्यान रखिए केरलास इंटरनेट। और यहाँ पे इसका स्लोगन भी याद रखिए, थीम कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, यानी जो अजुड़े लोग हैं, जो जुड़े नहीं उनको जोड़ने का प्रयास है इनका। के फोन सिक्योर आईएसपी लाइसेंस, ये तो समझिए इसका स्लोगन वगैरह है। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, अगर पूछ रहा है कनेक्टिंग पीपल क्या है, कनेक्टिंग, अभी यही थीम पूछ सकता है, जान लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट जो है यही है कि के फोन क्या है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, माने अजुड़े लोगों को जोड़ना। और फिर अगला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी के फोन जिसका पूरा नाम है केरला, ये भी फुल फॉर्म भी था, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, यही के फोन प्रोजेक्ट है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। थीम क्या है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। अब एक सी स्पेस की बात आई थी, देखिए सी स्पेस है ओटीटी, जो आप जानते हो ओटीटी जो आप लोग तमाम अमेजॉन वगैरह पे, अमेजॉन की ओटीटी है और भी कई सारे ओटीटी, नेटफ्लिक्स की ओटीटी है, सोनी टीवी की ओटीटी है, जो इनका ऑनलाइन ओवर द टॉप जो है प्लेटफॉर्म, इसको ओटीटी कहते हैं। तो टेलीविजन वगैरह के अलावा जो वेब सीरीज वगैरह आप लोग देखते हैं तो ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। तो केरल ने अपना खुद का सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस की घोषणा की ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की, ध्यान रखेंगे। अब बाकी देखिए यहाँ पर न्यूज लिखा हुआ है कब घोषणा हुई है, ये वाला अगर आपको समझ में आ जाए तो पढ़ के कमेंट कर दीजिए, जो है मुझे तो समझ में आया लेकिन पढ़ के बताऊंगा नहीं। खैर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूरा इतिहास एक साथ यहाँ से प्रश्न बन रहा है, ध्यान दीजिए। नई दिल्ली में पहली बार 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई दोस्तों, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अभी यूथ गेम्स कब होगा मैं बताऊं। खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स का नाम 2019 में बदलकर खेलो इंडिया क्या कर दिया गया, यूथ गेम कर दिया गया। पॉइंट हाईलाइट करते जा रहा हूं। खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2023 के बारे में अभी जो हो रहा है, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल अलग अलग 11 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जो भी हुआ जो है 2022-23 वाला, ये ध्यान दीजिए। लोगो यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, ताकि आपको याद रहे। महाराष्ट्र में, इसमें जीत थोड़ा पदक वगैरह की बात कर लें। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक, यानी 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। हरियाणा 41, 32 और 55, माने 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 कांस्य के साथ सेकेंड स्थान पर रहा है। इसको ध्यान रखिए। प्रश्न जो अब पूछ दिया वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब प्रश्न जरूर पूछेगा कि कब इसका नाम बदला गया और कितने शहरों में हुआ जो है,
फिर इसके बाद इसमें प्रश्न पूछ देगा आपसे कि महाराष्ट्र ने कितना स्वर्ण जीता, हरियाणा ने कितना कांस्य जीता, यही सब प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछेगा। इस पूरे डेटा को आप याद रखेंगे। टोटल डेटा आपके सामने है। लोगो यहाँ पर जो है मेक इन इंडिया का जो है चीता वाला आपका लोगो है, बाकी भारत के सभी विरासत स्थल वगैरह तो है ही हैं। तिरंगा कैसे दौड़ता हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब आइए इसको देख लेते हैं। इससे प्रश्न बार बार बनता है। यह प्रश्न भी एक बार कई एग्जाम्स में मुझे खुद मिल चुका है। मैं खुद कई सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न से मेरा सामना हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होना है। अब ये अगर ऐसे पूछ दिया भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो अब यह कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। फिलहाल पूरा प्रश्न नहीं मिला है, इसमें अस्थाई अस्थाई शब्द जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अस्थाई अस्थाई नहीं रहेगा तो विवाद होगा। विवाद हुआ भी था, कोर्ट में मैटर गया था इसका। सुपर टेट वगैरह टीचर भर्ती परीक्षा 2018 में इसका प्रश्न आया था। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें दोस्तों पहले, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनती है, तो पहले इनको टेम्पररी हेड यानी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, इसको ध्यान रखिए। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई बनते हैं। यह ध्यान रखिए, यह शब्द देख करके ही सही करिएगा। यह नहीं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष देखें और तुरंत सच्चिदानंद सिन्हा लगा दे। फिलहाल ऑप्शन में जो रहा होगा अस्थाई अस्थाई के हिसाब से सही रहा होगा। और या तो ऑप्शन में एक को देगा तो दूसरे को नहीं देगा। अगर राजेंद्र रहेंगे तो सिन्हा नहीं रहेंगे, सिन्हा रहेंगे तो राजेंद्र नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। और दोनों रहेगा तो अस्थाई अस्थाई की बात की जाएगी प्रश्न में। फिर अगला फैक्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। कुछ भाग को, इस इंपॉर्टेंट भागों को लागू कर दिया गया था, बाकी सारे भागों को यादगार दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू करने के लिए रखा गया था। उस दिन लागू किया गया पूरी तरह से हमारा संविधान हमारे पे, यह ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न एसएससी जीडी में बार बार पूछा, मैंने अपनी मर्जी से यहां पर लगा दिया है। संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, यह ध्यान रखेंगे। ये भी अनुलिज्ञा है, इसको यहाँ सूचियां मैं कर देता हूं, थोड़ा सा आपको सही रहेगा। अनुसूचियां, अनुच्छेद 395 मूल संविधान में, ब्रैकेट में जो है वर्तमान में, ध्यान दीजिए, मूल में, मूल वाला बाहर है, 395 मूल संविधान में, ब्रैकेट में 470 लगभग है। अनुसूचियां की बात करें तो मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12। भाग की बात करें तो मूल संविधान में 22, वर्तमान में 25। अब ऑप्शन के साथ आप चलेंगे, पूरे भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां देखिएगा। किसी न किसी शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि यहां से प्रश्न आएगा, आप जरा से इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत, कुछ साइंस का थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल प्रश्न पूछ दिए हैं। न्यूटन के ही समकालीन एक जर्मन विद्वान थे हाइगेंस, इनको ध्यान रखेंगे। हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को सन 1678 में जो है दिया था, इसको ध्यान रखेंगे, प्रतिपादन किया था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट की प्रकाश तरंगों में चलता है। अब यह है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दें कि इनके अनुसार समस्त संसार में एक अत्यंत हल्का रहस्यमय पदार्थ ईथर भरा हुआ है। पूरे संसार में ये भरा हुआ है पदार्थ, और तारों के बीच विशाल शून्यावकाश में भी ठोस द्रव के अंदर परमाणुओं के अभ्यंतर में भी भरा हुआ है। मतलब हर जगह ईथर भरा है। इसी ईथर जो है समुद्र में, मतलब ये ईथर का एक समुद्र है। अत्यंत छोटी लंबाई वाला प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक तरंगे होती हैं। लाल प्रकाश की तरंग सबसे लंबी और वैज्ञानिक सबसे छोटी। अब ये तो रहा भैया गूगल बाबा, विकिपीडिया और किताबों में लिखा गया, मतलब शॉर्टकट में आप बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में, हाइगेंस भाई का कहना है साहब का, कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से ईथर भरा हुआ है, और इसी ईथर में प्रकाश की तरंगे ऐसे जो है आती हैं। मान के चलिए कि ये ईथर भरा है और इसी ईथर में प्रकाश की तरंगे इस तरह से तैरती हैं, ये इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, काकरापार परमाणु बिजली शक्तिगृह किस राज्य में स्थित है? और सही आप उत्तर है दोस्तों गुजरात। तो ये तो रहा आपका प्रश्न, गुजरात जो है काकरापार। तो आइए, परमाणु गृह से प्रश्न बन रहा है, मतलब बनेगा आगे भी। तो पूरे परमाणु गृह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साथ आपको दे दिया है। पहले काकरापार के बारे में जान लीजिए। सूरत और तापी नदी के समीप स्थित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। जो दबित भारी जल रिएक्टर हैं, ये भी ध्यान लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं याद करवा देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 परमाणु रिएक्टर। तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में,
नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कैगा की बात करें तो क से कैगा, क से कर्नाटक में। काकरापार गुजरात में है, देख ही रहे हैं। कुड़नकुलम की बात करें तो कुड़नकुलन, कुड़न ड़ और यहाँ तमिलनाडु, ट्रिक बना के थोड़ा याद करिए। कलपक्कम, तो कुड़न कलपक्कम ये शब्द ही आपको देख रहा है तमिल शब्द है, तो तमिलनाडु का। उसी तरह से तारा की बात करें तो स्टार्स कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो तारा मतलब महाराष्ट्र में। अब चलिए थोड़ा इसको ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे तारा, तारा माने स्टार, भाई फिल्म के स्टार जो है महाराष्ट्र मुंबई में ही तो निवास करेंगे। रावत भाटा, आप जानते हैं जो है कि राजस्थान, अब रा से रावत, रा से राजस्थान, इसको समझिए, ध्यान रखिए। नरौरा की बात करें तो नरौरा माने नया, नई नई चीजें उत्तर प्रदेश में होती रहती है दोस्तों, नया नया आविष्कार, तो नरौरा याद रखिए। क से कैगा, क से कर्नाटक। काकरापार गुजरात, तो आज पूछा ये याद ही रहेगा आपको। कुड़नकुलम और कलपक्कम जो है तमिल शब्द है, तमिलनाडु में। याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए इसको, ये परीक्षा में आगे आएंगे, जान लीजिए। अगला है शेरशाह सूरी। देखिए कल मैंने बताया था, आज भी वही आ रहा है। बार बार मेरे वीडियो से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न आ रहे हैं, मेरे द्वारा चलाई गई PYQ से प्रश्न आ रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्रिप्शन में कम रह रहे हैं। सब्सक्राइबर जिस मात्रा में होने चाहिए उस मात्रा में नहीं आ रहे हैं, व्यूज तो बहुत आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें साथियों। अगला देखिए आपके सामने प्रश्न, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं को भागना पड़ा था और सूरवंश की स्थापना हो गई थी इसी के साथ। फिर बाद में हुमायूं आता है वगैरह, फिर बाद में मुगल सत्ता स्थापित होती है, लेकिन कुछ दिन के लिए जो है सूरवंश की स्थापना रहती है। अगला मणिपुर जो है, मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो यहाँ पर राधा कृष्ण और विष्णु देवता से संबंधित है। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य है। देखिए राधा कृष्ण की रास लीलाओं, यह मेरे नृत्य वाले वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फिर से आप जो है प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके इजी वे की स्टैट 2 मैंने क्लास चलाई है, देख लीजिए। उस वहीं से देखिए लगा करके दिया हूं, वहां से बार बार डेली प्रश्न आ रहा है। मात्र 20 मिनट की वीडियो से लगातार प्रश्न आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है, जीवात्मा और आत्मा का जो है परिचायक होता है। प्रमुख कलाकार पूछता है, कई बार झावेरी बहने पूछा हुआ था, ये भी मैं इसको डाल नहीं पाया, कल पूछा था शायद छूट गया था मेरे से प्रश्न। झावेरी बहने दर्शन, नैना और सुवर्णा हैं, ये प्रमुख कलाकार हैं। गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कलावती इसके प्रमुख कलाकार हैं। मणिपुरी मैप के हिसाब से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइक तो बनता है दोस्तों। अनुच्छेद 19B, देखिए फिर वही कल मैंने पूरा बताया था, वही चीज रिपीट कर रहा है। देखिए कितना सारा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, जो आपको दे रहा हूं टोटल वहां से प्रश्न बन के आ रहा है। कल 19D पूछा, आज 19B पूछा। अब आप खुद समझ लीजिए कि आगे क्या पूछने वाला है। यही अनुच्छेद है 19B, अनुच्छेद 19B संबंधित है। तो अनुच्छेद 19B जब परीक्षा में आ गया तो बिना हथियार सभा करने की आजादी, माने निशस्त्र शांतिपूर्ण ढंग से सभा बनाने की आजादी। 19A में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने की आजादी। 19B में बिना हथियार सभा करने की आजादी। 19C में संघ बनाने की आजादी। 19D में पूरे देश में आने जाने की आजादी। 19E में पूरे देश में बसने की आजादी। 19G में कोई भी व्यापार या जीविका करने की आजादी। अब याद कैसे करेंगे? वो संघ आया बस व्यापार, ये तो ट्रिक मैंने दिया है। खैर जो है ट्रिक से आपको अगर याद ना हो तो टेंशन न लीजिए। एक छोटी सी कहानी जो कल भी बताया था, आज भी 1 मिनट लूंगा, बता दूंगा, उसी पर याद हो जाए। एक लड़का बेरोजगार रहता है, इस कहानी को समझिएगा, पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न 1 नंबर मिलेगा और हमेशा आने वाली परीक्षा में आपको काम आएगा। एक लड़का बेरोजगार है दोस्तों, वह सरकार को अपनी बात पहुंचाता है बोल बोल करके। कैसे पहुंचाता है? बोल बोल करके, लेकिन सरकार उसकी बात सुनती नहीं है। तो वह जो है सभा करने लगता है अपने बच्चों दोस्तों को इकट्ठा करके, तो सभा कर लेता है दूसरे नंबर पे। फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो वह सभा को रजिस्टर्ड करा लेता है, कहता है लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। फिर पूरे देश में आ जा करके यहाँ वहां आंदोलन करता है और फिर भी नहीं सरकार बात मानती है, तो दिल्ली में बस जाता है जंतर मंतर पे और वहीं पर जो है कोई व्यवसाय या रोजगार करने लगता है। यही कहानी याद रखिए, इसी कहानी के क्रम में आप चीजों को याद कर लीजिए। ABCDEF खत्म, G जो है सबसे लास्ट में। बोलने की आजादी, बिना हथियार सभा की आजादी, संघ बनाने की आजादी, पूरे देश में आने जाने की आजादी। वहां पर आए जाएंगे तो बस ही जाएंगे, बस जाएंगे तो कोई व्यापार करेंगे। खैर अगला प्रश्न, T20 सीरीज 2023 में भारत के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या।
ये भी ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग जानते हैं नॉर्मल प्रश्न सब लोग कर लिए होंगे। बीसीसीआई के जो है रोजर बिन्नी हेड हैं, इनको जानिए। आईसीसी के ग्रेग बर्कले हैं, प्रश्न में आ सकता है। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक प्रश्न आगे आपको रिफ्लेक्ट करके मिल सकता है। हाल ही में विश्व बैंक ने कितना लोन विश्व बैंक से कितना लोन लिया गया है? तो लोन तो खूबे लिया जा रहा है, 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक से लोन लिया गया। किस लिए? आयुष्मान भारत योजना के लिए जो है दोस्तों लिया गया है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। जान लीजिए 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर किस योजना के लिए? अब ये तो पूछ दिया है कितना लोन, अब आपको ध्यान क्या रखना है? आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों मेरा मोटो सिर्फ आपको वीडियो दिखाना नहीं है, मेरा मोटो आपको वो है कि एग्जाम में पूछेगा क्या। अब वह टॉपिक जो पूछ दिया वह पूछने की संभावना खत्म है, अब पूछेगा क्या उससे संबंधित अगला टॉपिक। तो अगला आयुष्मान भारत योजना आप ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर कौन से, सॉरी यहां से होना चाहिए, मात्रा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सॉरी हैं, तो पंडित रविशंकर जो सितार से संबंधित एक संगीतज्ञ थे, इनके बारे में जानिए। अगला जो है, और बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो शहनाई वादक, और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। मतलब जितने भी वाद्य यंत्र के हैं आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे गूगल करके चाहे कहीं से भी बुक्स में से पढ़ लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न आ रहा है। अच्छा, पंडित रविशंकर का अगर बात करें तो अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1957 में द सिल्वर बियर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज इन्होंने जीता। 1962 में द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये जीतते हैं, और 3 हाईएस्ट नेशनल सिविल ऑनर इनको मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भारत रत्न। भारत रत्न विजेता है दोस्तों। 1967 में पद्म भूषण, 1981 में पद्म विभूषण, 1999 में भारत रत्न। याद रखिए इस टॉपिक को, मैं एक बार क्लियर करता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 1967 में पद्म भूषण, 81 में पद्म विभूषण, 99 में भारत रत्न। और किस यंत्र से है? सितार हाथ में लिए भी हैं, सितार वादक। इमेज लगाने का मकसद भी यही रहता है कि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएं। अगला देखिए दोस्तों, अगला ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ये छप गया है, पूरा अरेंज करने के चक्कर में सही से अरेंज नहीं हो पाया, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। डुंगरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। अब आगे आइए, पूरी जनजातियों को एक बार में रिवाइज करा दो, क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न आया था, मेरा मकसद यही था। वो थोड़ा सा टाइपिंग में मतलब चीजों को अरेंज करने में सही से अरेंज नहीं हो पाया पीपीटी। खैर, मध्य प्रदेश में भील, लंबादी, बंजारा, गोंड जनजाति प्रश्न बार बार आता है। अब जनजाति का प्रश्न पूछ रहा है तो रोज एक पूछेगा, तो आज ही इसका आप जो है इस बीमारी का इलाज कर लीजिए, जनजाति वाले का। महाराष्ट्र में उसी तरह से इंपॉर्टेंट है, बराली, बंजारा, कोली और गोंड जनजाति, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में कुकी, मैटी, मैठी और नागा भी पूछा है कई बार। मेघालय की गारो, खासी जयंतियां तो एकदम याद करिए अच्छे से, लेकिन मिकिर पहाड़ी पर रहने वाली मिकिर जनजाति भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गारो, खासी जयंतियां सब लोग रटे, मिकिर वाली सबको नहीं पता है। मिजोरम में लाखर, पावो, मीजो, यह ध्यान रखिएगा। और यहां से कुकी एक पूछता है जो कई बार। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, अंबानी मिकिर, यह ध्यान रखिए। उड़ीसा का जो है आज जो है खरिया वाला देखिए पूछा था। जुआंग, भुइया, संथाल, हो जनजाति, कोल जनजाति, अरोव, चू, गोंड, सोंड, ये उड़ीसा की है। राजस्थान की मीणा फेमस है, आईएसपीसीएस काफी सुने होंगे मीणा। फिर सहरिया, सांझी और गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम की लेपचा एक ही है, इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है क्योंकि एक ही है तो प्रश्न में आ सकता है। तमिलनाडु की बड़गा, टोडकोटा, टोडा, टोडा, नीलगिरी की मूलभूत जनजाति है। त्रिपुरा की उसी तरह से रियांग अथवा त्रिपुरी है। उत्तराखंड की थारू, उत्तराखंड की थारू याद रखिएगा, ये पूछता है प्रश्न में। थारू, कोय, मारा, नीति, भोट, भोटिया, भोटिया भी पूछा है, थारू, भोटिया। पश्चिम बंगाल की भूमिज और संथाल पूछा है, इसको याद रखिएगा। लेपचा भी यहाँ की है, और यही लेपचा सिक्किम की भी है। असम की जनजाति भी है, कई बार प्रश्न में पूछा है। असम की नागा, लुसाई और आवो, और यहाँ पे दिमारा, यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं दिया मैंने सब है, आप सब याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में चेचुस, कौसठ, सवारा, गढ़वा, गोंड, इनको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, शुलुंग, मिस्सी, मिनियोंग, मिरिगे लोंग, अपतनी, मेजी। गुजरात की उसी तरह से भील, बंजारा, कोली, पटेरिया, डाफर, टोडिया। हिमाचल प्रदेश में गड्डी या गुड्डी, कनोरी, लाहौड़ी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी। झारखंड का पूछता है बार बार, इंपॉर्टेंट ये भी थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा कि संथाल, मुंडो, हो को याद करिए, कहाँ आपने और देखा था,
हो जनजाति उड़ीसा, बगल में ही झारखंड उड़ीसा, तो हो ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया। दोस्तों एक जनजाति ऐसा तो है नहीं कि कोई जाति विशेष के लोग एकदम एक सीमा के बाद उधर रहेंगे ही नहीं, तो अगल बगल के राज्यों में भी तो निवास करती है, तो वो भी प्रश्न आएगा। लेकिन अगर अगल बगल के राज्य का प्रश्न देगा तो ऑप्शन दूर दूर का बनाएगा। अगर हो जनजाति पूछ दिया है तो ऑप्शन में आपको झारखंड या तो रहेगा या तो ये आपका जो है यहां से उड़ीसा रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिए। जनजातियों का प्रश्न एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, मैं कहता हूं इसको याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न आएगा, श्योर है, हर पाली में आएगा। एफडीआई में बीमा क्षेत्र की कितनी सीमा रखी गई है, तो 74%, माने अगर कोई बीमा क्षेत्र की कंपनी है तो उसमें 74% जो है विदेश की कंपनी, माने 100 रुपये में 74 रुपया वो निवेश कर सकती है, बाकी का यहाँ वाले लोग निवेश कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से प्राप्त डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई। आइए दोस्तों 22 फरवरी के एनालिसिस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, तो डेली का डेली मैं रिवाइज भी करवा दिया करूंगा। आइए चलते हैं। शिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है खालसा पंथ किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है, केरल का है। अगला प्रश्न था गोताखोर पानी के अंदर जो है श्वास लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के ट्रिमिक्स गैस का इस्तेमाल करते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राम मंदिर के फैसले के समय जो है मुस्लिम समुदाय के जज कौन थे, तो जस्टिस एस.ए. नजीर थे। आवाज संचरण घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19D में है। पंडित बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, पंडित बिरजू महाराज तथा 1886 में पद्म भूषण, ये भी प्रश्न था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर अनुच्छेद 51A भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। मकबरों से संबंधित पूरा प्रश्न। निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे कम जनसंख्या मिजोरम में, सबसे लास्ट में, उसके बाद सेकंड नंबर पे सिक्किम में, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद में, ये रिपीट हो गया है। भारत में जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था, काका कालकेर समिति की सिफारिश पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध, ध्यान देंगे। प्रश्न था राज्यसभा और लोकसभा में, तो अनुच्छेद 79 में 79 में जो है संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 2 वर्ष, 1/3 सदस्य, ध्यान रखेंगे। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। थार का मरुस्थल किस जो है राज्य में है, कहाँ तक फैला है, तो राजस्थान में है, ये थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून में मृत्यु। हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था, चक्रवात गैब्रियल। शेरशाह सूरी किस वंश की स्थापना की थी, तो सूर्य वंश की स्थापना की थी। संयुक्त अधिवेशन सबसे किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 में इमरजेंसी में बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिंक ने, राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा, शिशु बलि प्रथा 1829 में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया, 317 रनों से हराकर जीत दर्ज की। भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है, बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, 324 लेकर 29 तक चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, शहीद आजम भगत सिंह, जय हिंद जरूर लिखिए इनके नाम से। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है तथा महिला की बात करें चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन सा नदी जल विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद और कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में है। पूरा नदी जल विवाद कल का डिटेल में कवर कराया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ध्यान रखेंगे। बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया था, जेम्स हिक्की, भारत का सबसे पुराना अखबार। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3
COOEH। इसको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्रिप्शन का रेशियो बहुत कम है, 90% 95% लोग वीडियोस को देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं केवल 4 से 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट दीजिए, आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। हम ऐसे कंटेंट रेगुलर और वादा करते हैं आपके सिलेक्शन होने तक आपके साथ बने रहेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने में, जब आपका सब्सक्रिप्शन मिलता है, लाइक मिलता है, कमेंट में जय हिंद लिखा मिलता है, तब तो है थोड़ा सा जान आती है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले दिन के एनालिसिस के साथ। इसी तरह से जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों, घबराइए नहीं और डिमोटिवेट नहीं होइए।